हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अर्षित और एमपीपीएससी स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सबसे पहले तो हमारे देश के सबसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की डेथ एनिवर्सरी है। तो आज आप उनके लिए एक उनका कोई भी सुविचार पढ़ें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। आपको एक सुविचार मैं बता देता हूँ कि वो हमेशा कहते थे कि सपने वही सच होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। नींद में देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते। तो हमने भी एक सपना देखा है एमपीपीएससी क्रैक करने का। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एमपीपीएससी का सिलेबस किस तरह का है और सिलेबस समझना क्यों ज़रूरी है। ये आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक लकड़ियों का ढेर है। अब उन लकड़ियों को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है आपके पास, पर उसमें धार नहीं है और धार बनानी तो बहुत ज़रूरी है ताकि लकड़ियां वो जल्दी कट जाएं। तो जो पत्थर जिससे हम धार बनाएंगे वो पत्थर है, वो सिलेबस, और जो कुल्हाड़ी है वो है आपका ज्ञान, और जो लकड़ियां हैं वो है पेपर्स। 6-7 पेपर होते हैं, 6-7 लकड़ियों का गट्ठर है, आप ये मान लीजिए। तो जब तक उस कुल्हाड़ी में धार नहीं होगी तो आप लकड़ियों को काटने में 6-7 बार का टाइम लगा सकते हैं, पर अगर धार होगी तो 1 या 2 बार में आसानी से कट जाएंगी। तो इस विचार के साथ आप आगे बढ़ें, सिलेबस को देखें, समझें, आत्मसात कर लें, ताकि आप जब भी कुछ पढ़ें तो आपको मालूम हो कि वो हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं। तो चलिए, एमपी जीके की हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आज मैं एमपी जीके का पहला एक परिचय दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नाम, मध्य प्रदेश, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारत के मध्य स्थली में स्थित है। हृदय स्थल में, हार्ट जहां होता है वहां पर स्थित है। ये इसे नाम दिया था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। अब इसे सोया स्टेट कहते हैं। सोया स्टेट क्यों कहते हैं? ये सोया हुआ इसलिए नहीं, सोयाबीन उत्पादन में ये देश में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन का उत्पादन देश में हम सबसे ज्यादा करते हैं, इस कारण से इसे सोया स्टेट कहा जाता है। अब नदियों का मायका, नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से जो बहुत सारी पवित्र नदियां निकलती हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, सोन हो गई, जो बहुत अधिक धार्मिक इतिहास वाली हैं और बहुत सुंदर नदियां हैं, तो इसलिए इनको नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम आप याद रखें, और क्यों कहा जाता है ये भी याद रखें। अब हम देखें कि गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, ये मध्य प्रदेश कब बना। तो इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956, 1947 को हमें आजादी मिली, और उसके बाद 1956 ईस्वी तक आते आते मध्य प्रदेश नाम का एक राज्य बन पाया। ये राज्य कैसे बना, इसका क्या इतिहास था, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब इसका स्थापना दिवस कब होता है? तो जिस दिन यह बना उसी दिन उसका स्थापना दिवस होता है। इसमें आप कंफ्यूज ना रहें बिल्कुल भी। अब उसके बाद यह वर्तमान स्वरूप में कब आया, जैसा ये अभी दिख रहा है, यह ऐसा कब बना? तो 1 नवंबर सन 2000 को यह अपने वर्तमान स्वरूप में आया। लगभग 1956 के 45 वर्षों के बाद ये मध्य प्रदेश इस तरह, जैसा ये मैप में दिख रहा है वैसा बना। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब ये इस तरह वर्तमान स्वरूप जैसा अभी है वैसा बना, और छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अलग राज्य बन चुका है वो। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है, अब मैं पहले समझा दूं अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, और ये कहीं पर है 0 डिग्री देशांतर, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलता है। ये है अक्षांश भूमध्य रेखा, ये है देशांतर, खड़ी रेखा जो है देशांतर, आप याद रखें। मान लीजिए यहाँ कहीं है भारत, उसके मध्य में है एमपी। तो अब इसकी जो अक्षांश और देशांतर में जो नंबर्स है वो कैसे? तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब 0 से 21 तक आएंगे, तो यहां से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक, यहां से यहां तक
ये मध्य प्रदेश अपना फैला हुआ है। देशांतर में देखिए तो 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री 59 मतलब यहाँ से 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर तक। तो ये आप देख लें अच्छे से। उसके बाद अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प कौन सा है। तो ये है लिली। क्या याद रखेंगे आप, लिली, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। अब उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम। ये आपको कोई नहीं बता पाएगा, और ये हमेशा पेपर में पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया पर पूछ सकता है। और यह होता है लिलियेश वंश का, ये भी आप याद रखें। लिलियम नाम है, वैज्ञानिक नाम लिली का, लिलियम वैज्ञानिक नाम है, और लिलियेश वंश का है। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। अब उसके बाद राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा। तो बारहसिंगा वो भी ब्रेडरी प्रजाति का। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे रिसर्वस डुवासुली। आप क्या याद रखेंगे, रिसर्वस डुवासुली। ये आप याद रखें जरूर से, ये भी कभी भी पूछ सकता है। अब उसके बाद राजकीय पक्षी कौन सा है। तो राजकीय पक्षी है दूधराज या शाही बुलबुल, या उसका वैज्ञानिक नाम होता है पैराडाइज फ्लाईकेचर। आप जैसा फोटो में देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर सा पक्षी है। नीले कलर की गर्दन होती है और व्हाइट कलर की बहुत लंबी सी पूंछ होती है। तो बहुत सुंदर पक्षी, पर यह खतरे की स्थिति में, यह विलुप्त प्राय प्रजाति में जा चुका है, तो उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और ये तीनों चीजों का जो घोषणा है वो कब हुई, 1 नवंबर 1981, मतलब 1956 में बना, 1981 में इनकी घोषणा है, मतलब 25वीं वर्षगांठ में इन तीनों की घोषणा हुई कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होगा, राजकीय पशु क्या होगा, राजकीय पक्षी क्या होगा। अब आगे देखते हैं, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष है बरगद, और इसका भी वैज्ञानिक नाम देख लीजिए जो है फाइकस बेंगालेंसिस। क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस। ये आप याद रखें जरूर से, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद राजकीय खेल कौन सा है। तो राजकीय खेल है मलखंभ। तो आप जैसा कि फोटो में देख पा रहे होंगे कि मलखंभ जो है वो एक खंबे में कुछ लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने का खेल है। और इसके बारे में हम खेल कूद में बात करेंगे, पर ये 2013 में घोषित हुआ। ये 1981 में नहीं, 2013 में घोषित हुआ, आप याद रखेंगे। अब उसके बाद राजकीय फसल कौन सी। राजकीय फसल है सोयाबीन। सोया स्टेट कहते हैं, तो सोयाबीन होगी, अपन सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं सोयाबीन का। अब उसके बाद देखें कि राजकीय नृत्य कौन सा होता है। तो ये होता है राई नृत्य। जो बुंदेलखंड की शान है, बुंदेलखंड से लिया गया है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार होता है, ये बुंदेलखंड से है। राई नृत्य आप याद रखें कि राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का। उसके बाद राजकीय नाट्य क्या है। तो राजकीय नाट्य देखें तो यह है माच। माच जो है मालवा का राजकीय नाट्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है जो मालवा से लिया गया है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे इसको, कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे राजकीय चिन्ह कौन सा है। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि 24 आकृतियां इसके चारों ओर 24 आकृतियां होती हैं, वो भी स्तूप की। सांची स्तूप अपने आप बहुत फेमस है, सांची स्तूप, उसकी आकृतियां हैं। इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा। उसके बाद गेहूं और धान की बालियां बनी है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि गेहूं और सोयाबीन की हो सकती है, क्योंकि सोयाबीन अपने यहाँ की राजकीय फसल है, पर नहीं, गेहूं और धान की बालियां इसमें बनी हुई हैं। अब इनका भी हम वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। तो गेहूं का नाम होता है वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम, और धान का होता है ओरजा सटाइवा। क्या होता है, ओरजा सटाइवा। तो ये दोनों आप जरूर से याद रखें, नोट डाउन करते जाइए। अब उसके बाद इस राजकीय चिन्ह में वट वृक्ष और अशोक स्तंभ की चित्र बने हुए हैं।
ये आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद हम आगे चले तो राजकीय गान कौन सा है? तो राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, आपने अगर पूरा नहीं पढ़ा है तो बहुत ही सुंदर गाना है मेरा मध्य प्रदेश। इसके रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव जी। ये भी आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब उसके बाद राजकीय कामकाज की भाषा हिंदी है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के परिचय में कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री मतलब अपनी भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री पे यहाँ पर होती है कर्क रेखा, और उसके बाद नीचे लगभग 23.5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पर होती है मकर रेखा। तो ये आप याद रखें। तो जो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से जिले हैं वो। उसके बाद भारत की मध्याह्न रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जहां से भारत का पूरे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है, वो रेखा भी अपने मध्य प्रदेश से निकलती, लगभग यहाँ से सिंगरौली को टच करते हुए। तो ये सिंगरौली से निकलती है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखें, नोट डाउन कर लें। उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी भागों में 34 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? 34। अब देखिए अंतर कैसे है। समय का निर्धारण जो है वो पूरे देश के लिए एक रेखा के लिए निर्धारित कर दिया गया जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पर देशांतरों में अंतर तो है। तो अगर सूरज को देखें तो वो लगभग 34 मिनट बाद पहले पूर्व में आएगा, उसके 34 मिनट बाद वो पश्चिम में पहुंचेगा। तो इतना अंतर होता है यहाँ पर समय का। लेकिन अपन देश में एक ही समय को मानते हैं जो 82.5 डिग्री देशांतर है, इस कारण से समय एक ही से प्रतीत होता है, पर सूर्य के पहुंचने की जो समय काल है वो 34 मिनट लगता है लगभग। और इनके हम दूरियां भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के मध्य की दूरी लगभग 605 किलोमीटर है। यहाँ से इसके उत्तर के छोर से लेकर दक्षिणतम छोर तक की दूरी जो है वो 605 किलोमीटर है, और पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक की दूरी जो है वो 870 किलोमीटर अधिकतम है। ये अधिकतम बता रहा हूं मैं कि अधिकतम मध्य प्रदेश के बीच में पूर्वी और पश्चिमी भागों की दूरी देखें तो 870 है, और उत्तरी और दक्षिणी देखें तो 605 किलोमीटर है। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये अधिकतर पूछा जाता है, और ये नंबरों में काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर आप याद रखेंगे, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो इंडिया का लगभग 9.38% है। पूरे इंडिया का 9.38% जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश ऑक्यूपाई करता है। तो आप कैसे याद है? 3,8 कैसे? 9 तो याद है, 3,8 कैसे याद है? 3 और 8 यहाँ भी हैं, तो आप याद रखेंगे 3,8% है। अब मध्य प्रदेश में जिले कौन कौन से, कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश लगभग 55 जिले। 2020 की स्थिति देखें जुलाई की, तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं, अब प्रस्तावित हैं, बन जाएंगे कभी ना कभी। तो निवाड़ी 2018 में बन चुका है, ये 52वां जिला है। इसके बाद चाचौड़ा जो गुना से अलग करके बनाया जा रहा है, ये 2020 में बनना प्रस्तावित था। मैहर जो सतना से अलग होके, और नागदा जो जैन से अलग होके, तो ये 3 नए जिले बन रहे हैं। निवाड़ी जो है वो 2018 में बन चुका है। तो ये तीनों को आप नोट डाउन कर लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2020 में बन रहा है, कांग्रेस सरकार ने बनाया इसको, तो आप लोग ये चीज याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में तहसीलें आखिर कितनी हैं। तो तहसीलें हैं 370, ये आप याद रखें। विकास खंड कितने? 313, और उसमें से आदिवासी विकास खंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
89 है, ये आप याद रखें। नगर कितने हैं? 476 नगर है मध्य प्रदेश में। ग्राम कितने हैं? 55,393 ग्राम है, ये याद रखें। उसमें से 52,143 ग्राम ये जो आबाद है, ये याद रखें। उसके बाद नगर निगम कितने? 18, ये वर्तमान स्थिति तक है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा, आप इस पे रिलायबल कर सकते हैं। तो नगर निगम है 18, नगर पालिका 96, पहले 100 थी पर अब है 96, तो ये आप याद रखें, ऐसे नोट डाउन कर लें। नगर पंचायत है 264, तो ये भी आप याद रखें। अब राजधानी क्या है? राजधानी भोपाल, जैसा कि हमको मालूम है, ये लगभग यहाँ इस स्थिति में भोपाल पड़ता है। अब उसके बाद लोकसभा की सीटें देखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा से 29 सीटें हैं, जिसमें से एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। तो एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6, ये आप याद रखें। कुल 10 सीटें आरक्षित है, ये भी आप याद रखें। अब राज्यसभा में सीटें कितनी? यहाँ 11। यहाँ कोई आरक्षण नहीं होता है, जो चुन के गए हुए लोग होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है, तो इस कारण से यहाँ कोई आरक्षण नहीं है। तो 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए। अब विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें? 230 प्लस 1, तो ये आप याद रखें 231। ऑप्शन में आपको कभी कभी 230 भी मिल सकता है, पर जब 231 ना हो तब आप 230 पे टिक लगाएंगे। और एक जो होता है वो मनोनीत सदस्य होता है राज्यपाल द्वारा, इसलिए प्लस 1 होता है, तो 231 सीटें हैं। अब उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। जबलपुर लगभग यहाँ पर पड़ता है, जबलपुर में है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। अब इसकी खंडपीठ कहाँ है? उच्च न्यायालय की खंडपीठ है इंदौर में और ग्वालियर में। इंदौर यहाँ मैंने बताया आपको, जबलपुर यहाँ है और ग्वालियर लगभग यहाँ इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये आप याद रखें कि खंडपीठ है। खंडपीठ क्यों बनाई जाती है? ताकि लोग अगर जो जबलपुर के आसपास नहीं रहते हैं फिर भी उच्च न्यायालय पहुंचना चाहते हैं तो वो इंदौर जा सकते हैं, ग्वालियर जा सकते हैं, ताकि लोगों की पहुंच बनी रहे न्यायालय तक, न्याय व्यवस्था अच्छी सुचारू रूप से चलती रहे। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला, ये आप इसके माध्यम समझ सकते हैं, आप इस तरह बना लें। तो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, जो यहां पर है बिल्कुल उत्तर में, मुरैना। फिर उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, जो लगभग यहां पर है, बुरहानपुर, ये आप याद कर लें। उसके बाद सबसे ईस्ट में मतलब पूर्व में है सिंगरौली, ये आप याद रख लें। और सबसे वेस्ट मतलब पश्चिम में है अलीराजपुर, जो लगभग कुछ यहाँ पर है, अलीराजपुर आप याद कर लें। और मध्य में, ये सारे तो आपको मिल जाएंगे पर मध्य का जिला आपको कहीं नहीं मिलेगा। मध्य में है सागर, तो सागर जिला है मध्य प्रदेश के मध्य में बिल्कुल। अगर मैप के डिस्टेंस को देखते हुए किया जाए तो सागर मध्य में आता है, तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लें। तो ये था मध्य प्रदेश का एक परिचय। अब हम अगले में देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ, और आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।